गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट सेकेंड के क्वेश्चंस के सारे आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको डेप्थ में समझाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, ये सारे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोडियम क्लोराइड की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा एनोड पे और क्या बनेगा कैथोड पे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने 12th के बोर्ड में भी पढ़ा है। मतलब यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक्वस NaCl ले लिया, राइट। तो एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, और इसमें क्या मिला दिया आपने, NaCl मिला दिया, राइट। तो अब आप बताइए कि ये जो एक्वस NaCl है, यहाँ से वाटर से क्या मिलेगा आपको, H+ और OH- यही मिलने वाला है ना, राइट, OH-। और NaCl से क्या मिलने वाला है, NaCl से मिलने वाला है Na+ और Cl-, राइट। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपके पास दो कैटायंस हैं और दो एनायंस हैं। मतलब एक्वस NaCl आपको दो कैटायंस और दो एनायंस देगा। एक्वस NaCl आपको दो कैटायंस और दो एनायंस देने वाला है। दीज आर एनायंस और दीज आर कैटायंस। क्लियर हो गया। अब आप समझिए, जो रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्या कहता है कि कैटायन ऑलवेज गोज टू कहाँ जाता है, वो कैथोड, ऑलवेज गोज टू कैथोड। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। एंड एनायन ऑलवेज गोज टू एनोड, एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि कैटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा और जो एनायन है वो एनोड पे जाता है। ये रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्लियर हो गया। अब समझिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन, याद रखना, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनोड पे, कौन जाता है, एनायन। और एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो जाएगा एनोड पे और वहाँ ऑक्सीडेशन जाके शो करेगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए जो कैटायन है, कैटायन में क्या है आपके पास, कैटायन में है H+ और दूसरा Na+, यही है ना। तो यहाँ पर ये दो कैटायन है, ये दो आपके क्या है, कैटायन। और कैटायन कहाँ पर जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा कहाँ पर, कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन जाएगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो बच्चा आप समझिए यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बना लेगा, H। फिर दूसरा H+ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्या बना लेगा, H। और ये H दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2। मतलब H2 गैस लिबरेट होगा कहाँ पर, कैथोड पे। तो कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगा। चेक कर लो कहाँ पर है, कैथोड पे H2 गैस, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ऑप्शन बी तो होगा ही होगा। और चेक कर लेते हैं एनोड की भी कहानी है, तो एनोड को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आइए एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन में कौन कौन है हमारे पास, ध्यान से देखो। एनायन में हमारे पास कौन कौन है, जो हमारे पास एनायन है वो है आपका OH- और दूसरा क्या है, Cl-। ठीक है, ये दो एनायंस है। और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। कहाँ जाएगा, एनोड। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वही जाएगा एनोड पे और जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्लोरीन जाएगा और ये लॉस कर देगा, क्या करेगा, लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना लेगा, Cl। तो IUPAC कहता है ऐसे मत लिखो Cl, और यहाँ पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था माइनस को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या बना लेगा ये, +1 इलेक्ट्रॉन। अगर दो क्लोरीन है तो 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cl2 बना लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एनोड है वहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा, एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, Cl2 गैस रिलीज होगा। तो कहाँ है,
एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगा। ये बात समझ में आई? तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई सही है। तो कहाँ है बी एंड ई? तो ऑप्शन बी एंड ई किस में है? ए में है। तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? बी एंड ई ओनली। क्लियर हो गया ना बच्चा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कहता है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम इन्वर्टर की बैटरी भी बोलते हैं, जो हमारे घर में लगा रहता है, इज रिचार्ज्ड, जब रिचार्ज होता है तो वहाँ पर कौन क्या होता है? तो चलिए हम लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन लिखते हैं। आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? एक होता है हमारा पीबी, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। साथ में क्या होता है हमारे पास? PbO2, ठीक है, ये भी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। क्लियर है? साथ में क्या होता है हमारे पास? 4H+, और साथ में क्या होता है? 2SO4-2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो अभी समझाता हूँ मैं आपको। या आप इसको 2H2SO4 भी लिख सकते हो, 2H2SO4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे वो लिख लो, दो में से कुछ भी एक लिख लो, ठीक है। और ये क्या देता है? ये आपको देता है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? रिवर्सिबल। और ये आपको देता है बच्चा, याद रखिएगा, PbSO4 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करना है तो 2 लगा दो यहाँ पर, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। अब समझिए क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये एक लेड स्टोरेज का रिएक्शन है। मतलब देखिए अगर आप यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 4H प्लस 2H2SO4, तो इस दोनों को मिला के आप ये भी लिख सकते हो। सिंपल वे में लिख देता हूँ मैं आपको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2H2SO4 लिख सकते हैं, 2H2SO4, ठीक है। समझिए जब आप इधर जाएंगे तो ये जो रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग का रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, देखो जब आप इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्जिंग, ठीक है। और जब आप इधर जाओगे, इधर तो ये क्या बनेगा आपका? चार्जिंग। मतलब इधर क्या बनेगा आपका? चार्जिंग का बनेगा, चार्जिंग। क्लियर हो गया? अब आप समझिए हमें कौन सा पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पर? हमसे पूछ रहा है, वो किसका पूछ रहा है? रिचार्ज का, मतलब चार्जिंग का पूछ रहा है, चार्जिंग का। तो हमें किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, इस डायरेक्शन में। अब समझिए जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट, ये बन जाएगा रिएक्टेंट बन जाएगा, और ये सब क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट। ये सब क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट। किस केस में? चार्जिंग के केस में। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट में आपको पीबी बनेगा, फिर से PbO2 एंड H2SO4। पीबी का तो प्लेट ही रहता है, बनेगा क्या? पीबी का तो सॉलिड प्लेट ही रहता है, PbO2 का भी हम प्लेट ही लेते हैं। तो पीबी यहाँ पर कैथोड की तरफ बिहेव करता है और ये PbO2 एनोड की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। अब अगर मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब क्या आ रहा है? चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट में H2SO4 बन रहा है, मैच कर लीजिए, H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल सी कहानी है, ये हो जाएगा। बोलोगे सर Pb एक्ट्स एज कैथोड, तो Pb एक्ट्स एज कैथोड कब? जब हम इधर जाते, मतलब डिस्चार्जिंग की कहानी सुनाता मैं आपको। लेकिन अगर डिस्चार्जिंग पूछता तब Pb, ये सब सही था। लेकिन अब आपसे चार्जिंग पूछ रहा है तो उल्टा हो जाएगा जी, इधर हो रहा है। इधर की कहानी ले लेंगे हम, इस साइड की कहानी ले लेंगे, है ना, इस साइड की कहानी ले लेंगे। तो इस साइड में क्या होगा? H2SO4 बन रहा है, सिंपल होगी। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर हो रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर दिया हुआ है CuO, और इससे क्या बनाना है आपको? 1 मोल कॉपर बनाने, 1 मोल कॉपर मतलब Cu बनाना आपको। तो कितना है? देखो ये बैलेंस है, 1 है ना, यहाँ पर 1 मोल ये बनाना है। तो आप क्या कीजिए, एकदम सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर कॉपर से क्या बनाना हमें? कॉपर बनाने। यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है? आपको पता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? एक ऑक्सीजन पे -2, तो एक कॉपर पे कितना हो जाएगा? +2। और यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है? 0। अब आप चेक कीजिए, +2 से किस में जा रहे हैं हम? +2 से जा रहे हैं 0 में।
इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी पड़ेगी, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। समझिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं इसको। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होगा। कितने गेन होंगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं एज वी नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चार्ज ऑफ चलो अच्छे से लिखता हूं मैं, एक सेकेंड। एज वी नो दैट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, 1 फैराडे बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, 96500 कूलम्ब के बराबर होता है, तो 1 फैराडे बोलते हैं। अब आप बताइए 2 मोल है, तो 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, 2 फैराडे, मतलब ये हो जाएगा 2 × 96500 कूलम्ब में। तो अगर कूलम्ब में पूछ रहा है तो इतना हो जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये एक हमने कंटेनर बना लिया, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इसमें 2 रॉड भी हमने इंसर्ट कर दिए। आपको पता ही ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितनी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितनी डिपेंड, कंडक्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लिया आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिया या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कौन सा लिया है इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट होगा ही होगा, इस पर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। दूसरा क्या दिया हुआ यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब देखो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन कम है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा होगा। अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। अब कहता है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सुनो क्या बता रहा हूँ मैं, अगर कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, और डाइल्यूशन ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब डाइल्यूशन क्या है यहाँ पर कम है, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहीं पे डिपेंड करता है। चौथा ऑप्शन है पावर ऑफ एसी, इस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इस पे डिपेंड करता है, दोनों पे। क्लियर हो गया। तो बी एंड सी कहाँ है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। इस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया हुआ है 25 मिनट्स, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में K इक्वल टू मतलब रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन T, यही ना होता है जी। T मतलब T हाफ अगर है तो T हाफ, या T है तो T है। तो बताइए K का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो 0.693 अपॉन 25, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27, एक सेकेंड, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.02772, डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओ और 2.7 के आसपास रख दो, तो कितना हो जाएगा 2.7। कहाँ पर है देख लो, ये वैल्यू अब सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 2.27, एक सेकेंड बच्चा, हाँ सही है, 2.772 इंटू
अब इधर जा रहे हो तो 10 टू दी पावर -2 पॉइंट इधर आया ना, तो -2 हो जाएगा। 2.77 को क्या लिख सकते हैं, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमने आंसर गलत टिक कर दिया। ये कौन सा हो जाएगा बच्चा, 2.8 10 टू दी पावर -2, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, उसकी वॉल्यूम आपकी दी हुई है 0.05 ml, कंटेंस इतना मोल ऑफ H+। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा यहाँ पर, ये याद कर लेना। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H+ कितना दिया हुआ है, 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7, मतलब 10 टू दी पावर -7 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.05 ml, ये दिया हुआ है। उसके बाद कंटेंस कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 मोल ऑफ H+। तो मोल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6, है ना, ये मोल्स है। तो यहाँ से हम क्या निकाल, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल दिया हुआ, तो क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी। कैसे निकालेंगे, N/V, और ये भी किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ठीक है, अब आइए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन। तो चलो कंसंट्रेशन ही लिख देते हैं, कंसंट्रेशन। बताइए जल्दी से कैसे होगा, मोल कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6, पुट कर दीजिए 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई, अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.05 ml, तो 0.05 ml, तो हमें लीटर में चाहिए, इसको 1000 से क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये किस में आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा अब लीटर में। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000। तो लिख दो यहाँ से कंसंट्रेशन, फिर से बना लेते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू ये 10 टू दी पावर ऊपर चला गया, मतलब 1000 ऊपर चला गया, पावर बोल रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय 0.05। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06, और कंसंट्रेशन है तो क्या लगा देंगे, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन आपका निकल गया, मतलब मोलरिटी निकल गया इतना। अब देखिए ये तो दिया हुआ था, यहाँ से ये निकाल लिया हमने। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है ये, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7, मतलब 10 टू दी पावर -7 दिया हुआ है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है आपको। तो देखिए आर इक्वल टू होता क्या है, अब बताइए, अब यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कंसंट्रेशन बाय टाइम। अरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। बताइए रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ, रेट की जगह पर रेट पुट कर दो, 10 टू दी पावर -7 इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन कितना निकाला अभी आपने, कंसंट्रेशन कितना निकाला, अरे अभी तो निकाला 0.06, 0.06 टाइम, तो टी हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ पर इसको रख देते हैं, यहाँ से ऊपर इसको लेके चले जाते हैं। तो क्या होगा, टी इक्वल टू बताइए 0.06 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -7। तो 10 टू दी पावर -7 को ऊपर लेके चले जाओ, है ना, तो 10 टू दी पावर 7 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर -9, क्योंकि ये 2 0 हटेगा तो नीचे में 100, तो वो भी ऊपर जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा ये आपका टाइम। और किस में आ जाएगा, ये आपका सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड में ऑप्शन, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -9 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है बच्चा, बना लोगे, एक बार अच्छे से वॉच कर लो और देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से बना लेना। कुछ भी नहीं है, यहाँ से कंसंट्रेशन निकाला, आर का फॉर्मूला हमें पता है क्या आता है, आर का फॉर्मूला कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, तो कंसंट्रेशन निकाल लिया, टाइम टी निकालना, आर का वैल्यू दिया हुआ। इतना इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम बोर्ड वाला क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, नोट करेक्ट पे ध्यान देना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये तो बिल्कुल सही है, ऑर्डर के रेस्पेक्टिव में ये बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ कंसंट्रेशन इन द बैलेंस्ड केमिकल, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है ऑर्डर निकालने के लिए, तो यहीं पे गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी व्हेन, उसके बाद कहता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए हमारे पास मान लेते कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी, क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। बोलेंगे सर ए और बी क्यों लिया, क्योंकि देखो ना यहाँ पर बी लिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ए लिया, तो दो रिएक्टेंट लेंगे ना। अब अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूं, तो क्या लिखेंगे रेट लॉ, बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट लॉ मतलब रेट लिखना आपको, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ पे लिखे आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि आपको पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात समझिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका ए है ना, ए के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब इस पर 2 लगा दोगे, और अगर वो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर बी का पावर 1 कर दोगे। समझ में आया, ये हो गया पहला। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कहता है कि अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए को एंड बी को डबल कर दिया गया, इसको मान लेते हैं हम ओल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बना लेते हैं हम आर न्यू, जो दूसरा बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, के तो सेम ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम ही है, तो अगर रिएक्शन सेम है तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो के ही आएगा। अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर कहता है कि जो ए की कंसंट्रेशन है अब वो 2 टाइम्स हो गया और बी की भी 2 टाइम्स हो गया, मतलब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई है ना। तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2a हो जाएगा और इसकी पावर तो 2 ही रहेगा, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बी भी डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा और पावर तो 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि डबल कर दिया है ना, तो 2a 2b हो जाएगा। ट्रिपल होता तो 3a 3b हो जाता, याद रखना। हाफ होता तो a/2 हो जाता, b का भी हाफ होता तो b/2 हो जाता। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, आर न्यू क्या लिख सकते हैं हम, के, अच्छा ये जो 2 है ये दोनों के ऊपर पावर है, दोनों के ऊपर पावर है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इनटू, पहले मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 का पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2, क्योंकि दोनों का पावर 2 है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम लिख रहे हैं इसको क्या लिखेंगे, ये जो 1 है ना ये दोनों पे है, इनटू 2 टू द पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1, दोनों पे है। हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड करने से क्या फर्क पड़ा वो समझिए। यहां से निकालते हैं हम आर न्यू, मतलब न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, देखो ये वाला जो 2 टू द नंबर वाला है उसको बाहर निकाल लो, तो इसको 2 टू द पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और ये 2 टू जा 1 2, तो 4 टू जा 8, बाहर निकाल लिया, नंबर को बाहर निकाल लिया। अब क्या क्या बच गया उसको एक साथ लिख दो, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। अब आप गौर से जब आप देखेंगे ना, अगर आप गौर से देखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गौर से देखोगे तो ये वाला जो चीज है ये आपका आर ओल्ड है, ओल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेक कर लो आर ओल्ड कहाँ है, देखो यही है ना आर ओल्ड, के A2 स्क्वायर B1, के A स्क्वायर B1, ये आर ओल्ड है। तो बताओ आर न्यू क्या दिखा आपको, आर न्यू क्या दिखा, R8 इंटू आर ओल्ड, मतलब जो आर न्यू है वो 8 टाइम्स बढ़ गया आर ओल्ड का, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी तरीके से समझाया है, आप आराम से समझते जाइएगा, लिखिएगा जरूर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको लिखना है। ये तो पहला केस था जो आपको इक्वेशन में दिया था, दूसरा केस जब उसको डबल कर दिया गया तब हमने इस तरह से निकाला। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है ए में कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आपको लिखवाया गया होगा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल और जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका है? फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ए का क्या हो जाएगा? 3, ए का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए का क्या हो जाएगा? 3, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो ए का 3 हो जाएगा। तो देखिए तो ए का 3 कहाँ है? गौर से देखो यहाँ पर ए का 3 कहाँ है? ये ए का 1 है, नहीं होगा। ए का 3 है, ये हो जाएगा बी। ए का 2, ए का, अरे हो गया ना, बाकी अपने आप मैच कर जाएगा, बाकी अपने आप मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है ना बच्चा, वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एक भी याद हो गया ना तो बाकी तो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन P एंड Q। एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, P किस में कन्वर्ट हो रहा है? P कन्वर्ट हो रहा है Q में, है ना। तो P क्या हो गया आपका? रिएक्टेंट, और Q क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पर K का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.8 × 10⁻³ ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है बच्चा, गिवन है ना। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ P इज 10 मोलर देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Q आफ्टर 40 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ये आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ना। हम मान लेते हैं एट टाइम T = 0, ये कितना दिया हुआ आपको? 10 मोलर दिया हुआ है। तो जब 10 मोलर ये दिया हुआ है तो बताओ जल्दी से, टाइम 0 है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइम 0 है। एट टाइम T = 40 मिनट्स, जब 40 मिनट्स पे क्या होने वाला है? इस रिएक्टेंट में से कुछ टूटेगा। कितना टूटेगा? मान लेते हैं हम X टूटेगा। कितना टूटेगा? X। और इधर क्या बन जाएगा? जो टूटा वही आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में। तो Q कितना बनेगा? X मोलर बन जाएगा। और अब ये कितना बचेगा? ये बच जाएगा 10 - X मोलर, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10 - X मोलर P बचेगा और X मोलर Q बनेगा। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, अगर आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म याद होगा किसके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। किसके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अगर आपको याद होगा तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं? वो हम लोग कैसे निकालते हैं? जो आपकी X है, इंटीग्रेटेड फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड फॉर्म, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो X की वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा आपका? कंसंट्रेशन ऑफ Q, मतलब Q कितना बचेगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना बचेगा, यही हो जाएगा X। यही ना, जो X मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Q, ये कितना हो जाएगा? K × T होता है, K × T होता है। बस इतना याद रखिएगा। तो K का वैल्यू कितना दिया हुआ है? K का वैल्यू देखिए 0.8 × 10⁻³ T कितना दिया हुआ है? 40 मिनट्स, 40 मिनट दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए जब आप चेक करेंगे तो ये आपको पर सेकेंड में दे रखा है ना। तो आप क्या करना है, इसको T तो लेंगे ही 40 और साथ सेकेंड में कन्वर्ट करना। 40 मिनट है ना, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो X है, मतलब जो Q होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Q, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 1.92 आप इसको सॉल्व कर लेना मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? बना लोगे? तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। बाकी तो कहानी ऐसे ही चल रहा है। आपको बस Q की जो अमाउंट पूछा जाएगा कैसे निकालेंगे? K × T करके निकाल देंगे, सिंपल सी टर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान देखिए, द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, मान लें हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A, किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप ये कितना ले लेते हैं, एन ले लेते हैं या स्मॉल ए से लिख दो, कोई बात नहीं, या एक्स ले लो, स्मॉल ए ही लेते हैं। तो बताओ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे? हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसेस और टू दी पावर ए, यही ना लिखेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक बात बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको हम लोग मोलरिटी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इसको हम लोग मोलरिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोलरिटी, या कंसंट्रेशन ही बोल दो। तो कैसे लिखते हैं हम? एन अपॉन भी लिखते कि नहीं लिखते हैं बच्चा? एन अपॉन भी, और भी किस में लेते हैं हम? कंसंट्रेशन अभी तो निकाला था मैंने, कंसंट्रेशन को एन अपॉन भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से बताइए आर इक्वल टू क्या होगा? के इंटू एन, कौन सा रिएक्टेंट है? ए, तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, इंटू क्या हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? ए। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा है? अब क्या, ये तो पुराना हो गया हमारा। अब क्या कर रहा है? ध्यान देखिए, अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ, मतलब अब क्या हो गया? यहाँ से हो गया आर अपॉन टू, हाफ कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो गया, तो आर अपॉन टू हो जाएगा। और रिएक्शन तो सेम वही है, तो इसमें के में तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, तो के को के ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल बिकम्स डबल, वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, या कंसंट्रेशन को हटा भी दो, अब तो कंसंट्रेशन के एन अपॉन भी लिख दिया ना, तो कंसंट्रेशन वर्ड नहीं यूज करना। क्या लिख देते हैं? इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया? 2a, सॉरी 2v, v कितना हो गया? 2v, और इसका पावर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? k तो वही है, समझिए नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज होने वाला है। वॉल्यूम कितना बड़ा, नंबर ऑफ मोल तो वही रहेगा, तो वॉल्यूम 2a हो गया, डबल हो गया तो 2a हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बताइए तो, r अपॉन टू इज इक्वल टू क्या लिखे? k इंटू, इसको अलग कर लो, इसको क्या आ जाएगा? ये कंसंट्रेशन ऑफ एन ए, ठीक है, डिवाइडेड टू दी पावर ए। अच्छा, और ये जो v, 2v पे भी देखो, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा और मैं एक्सप्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो a है आपका, ये जो a है वो किसके ऊपर है? ये जो a है वो Na के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, Va के भी ऊपर है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 अपॉन 2 और इसका पावर a बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 2 का पावर है, इनटू क्या लिख देते हैं? Na डिवाइडेड बाई Va और इसका पावर a। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये r अपॉन टू, अरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये क्या बन जाएगा आपका? 1 अपॉन 2 इंटू के इंटू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? Na डिवाइडेड बाई Va टू पावर a। क्लियर हो गया? इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे? 1 से, 1 से। तो क्या होगा बताओ? इक्वेशन सेकेंड को जब लिखोगे क्या लिखोगे? r अपॉन टू, और इसको डिवाइड करना है किससे? किससे डिवाइड करना बताओ? इक्वेशन 1 से। ऐसा करते हैं हम तो थोड़ा इन्वर्स हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? 1 को डिवाइड कर देते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं बच्चा 2 से। किससे? 2 से। तो 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या होगा बताओ? 1 में क्या है? अरे देखो ना सही, यहाँ पर r है और यहाँ पर r अपॉन 2 है, तो ये r कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 2 इज इक्वल टू, और ये k से k कैंसिल हो जाएगा, देख लो यहाँ से k से k कैंसिल। क्लियर हो गया? उसके बाद Na, ये टोटल टर्म और ये भी टोटल टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या बच गया? यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से बच गया 2 इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड कर रहे ना, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर 1 अपॉन 2 का ये कितना था? a था, है ना, a था, ये तो देखो a, ये हमने गलती से छोड़ दिया था, यहाँ पर a है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2a हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन, नहीं बच्चा ये नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा, जब ये है ना, ये भी तो इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा करके कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर a हो जाएगा। एक बार मैच कर लेना अच्छे से, 2 टू द पावर a, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर a है, क्या यहाँ पर a, यहाँ पर भी a है। तो जब आप इसको 1 को 2 से डिवाइड करोगे, मैथमेटिकल है देख लेना, तो 2, ये जो 1 अपॉन
2 है ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 ऊपर चला गया तो ये भी तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब बताओ 2 का पावर कितना रखें यहाँ पर कि हमारा a का पावर कितना रखें कि यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, अरे कुछ नहीं है तो 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, और a का वैल्यू 1 आ गया तो ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 1। एक बार बनाना इसको बच्चा, एक बार बनाना, मैं इसको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये देख लो एक बार, मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन था, हमने ये निकाल दिया, पहले कंसंट्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करके पहला इक्वेशन बना दिया, उसके बाद कहता है आर को हाफ कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो फिर उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सीधा सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी है, बस हम पहली बार इसको सॉल्व कर रहे हैं ऑन द इस पे स्क्रीन पे, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं तो बार अगर तुम सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आंसर कौन आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एट टेम्परेचर केल्विन में फॉर द रिएक्शन H2I2 क्या दे रहा है 2HI, और डेल्टा H कंसंट्रेशन ऑफ HI डबॉन dt कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁴। देखो यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कहता है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस, ठीक है। देखो हम क्या लिखते हैं, हमें रेट ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, H2 किस स्टेट में, गैस स्टेट, प्लस I2 किस स्टेट में, गैस स्टेट में, और ये क्या दे रखा है 2HI किस स्टेट में, गैस स्टेट में। यहाँ से अगर रेट निकालो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, क्या लिखे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को देख के बताओ, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये सब रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगता, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ 1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर HI। क्लियर हो गया, ये बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लिया हमने, वेरी गुड। यहाँ से अब देखिए सब आर है, ये बीच बीच में सब इक्वल टू का साइन है, तो आर इक्वल टू, हमें इससे मतलब है क्योंकि इसी का वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम उसी से लेकर निकाल लेंगे। बताओ आर इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, देखो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁴ ये दे रखा है। तो यहाँ से बताओ ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴। कहीं ऑप्शन है तो देख लो, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर है, बना लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है विच वन इज करेक्ट, ठीक है। इक्वेशन लिख लो क्या दिया हुआ है H2, देखिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है मैंने उसी को लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया था मैंने उसको लिख दिया है। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये सब रिएक्टेंट है, ये सब रिएक्टेंट है और ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो देखिए रिएक्टेंट के केस में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/3, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो नीचे आ जाता है, डेल्टा अपॉन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, और क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और क्या दे रखा कंसंट्रेशन ऑफ H+। रिएक्टेंट का ही हम लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट से रिलेटेड करना हमको, ठीक है। अब बताओ यहाँ जो आप क्वेश्चन चेक करोगे तो उसमें क्या किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पर I- और H+ के बीच में, मतलब हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना है, I एंड H+ के बीच में। क्या निकालोगे बताओ, एक काम करते हैं, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I-, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे ये 3 जो है उस साइड भेज दो, ऊपर में, यहाँ नीचे में ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, और इधर देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, ये माइनस
1/3 है, तो उधर लेके चला गया इसको, तो क्या हो जाएगा +1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ क्या बनेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो ये रिलेशन कहाँ पर है आप मैच कर लो, ये रिलेशन कहाँ पर है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो बताइए कहाँ पर है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन कहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये ऑप्शन मिल जाएगा देख लो सी वाला पार्ट में, सी वाला यही है ना, डेल्टा ये वाला पार्ट 3 है, 3/2 डेल्टा H अपॉन है ना, दोनों को कोरिलेट करके यहाँ से कोरिलेट करके हमने ये निकाला है, तो ये ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बन जाएगा आराम से, बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, T½ पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि K इक्वल टू क्या होता है 0.693/T, ये होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, याद है ना आप, रेट कांस्टेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से T½ निकालना है, तो T को क्या करते हैं बच्चा हम इधर भेज देते हैं और K को इधर भेज देते हैं, है ना, तो T½ मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693/K, ये तो अभी भी करवाया था मैंने आपको, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 0.693/K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है ना, देखो कितना दिया बच्चा, इधर देखो इधर कितना दिया हुआ है 0.346 × 10⁻³ ये दे रखा है। तो बताओ यहाँ से ये पॉइंट चला गया और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा, और ये कितने टाइम में कट जाता है 2 टाइम में अप्रॉक्सीमेटली कट जाता है, कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻³ मतलब कितना हो गया 2000 हो गया ना, और यूनिट क्या होगा सेकेंड। क्लियर हो गया, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने और इससे पहले भी करवाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, तो 50, तो क्या कहता है यहाँ पर 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 75% कंप्लीट हो जाता है 32 मिनट्स में, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में K का वैल्यू कितना होता है, K जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या आता है 2.303/T log A0/AT, ये इक्वेशन तो याद ही होगा आपको, K का वैल्यू है। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला पुट कर दें, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूँ। तो देखिए टाइम कितना दिया हुआ है आपको 32 मिनट्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। A नोट मतलब शुरू में कितना होगा, शुरू में 100% होगा, तभी तो 75% खत्म हो गया, तो 75% खत्म हो गया मतलब शुरू में कितना होगा 100%। अब 75% खत्म हो गया तो कितना बचा, कितना बच गया, जो बच गया उसको 80 लिखते, जो बच गया उसको 80, मतलब 75% खत्म हो गया तो 25 ही बचेगा ना। तो अब 80 वैल्यू हो गया 25, A नोट हो गया 100, T हो गया 32, तो इस पे वैल्यू पे पुट कर दीजिए, K इक्वल टू पुट कर दिया यहाँ से। तो देखिए यहाँ से इसको कट करते हैं 25 4 टाइम्स में, तो K इक्वल टू क्या हो गया 2.303 टाइम कितना दिया हुआ 32 इंटू क्या हो जाएगा log 4। log 4 को क्या लिख सकते हैं आप, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इधर आएगा 2, ये आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 log 2, तो log 2 का वैल्यू 0.3, ठीक है, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.6, तो मतलब log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6। कैलकुलेशन करना सीखिए, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303/32 इंटू 0.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो K का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से, ये आ जाएगा 4.3 × 10⁻², ये आ गया K का वैल्यू। K का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब कहता है हमें कि 55% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अब समय K निकल गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, T पूछ रहा है कितना लगेगा, है ना 55, तो बताओ A नोट की वैल्यू कितना होगा 100 होगा, 100 A नोट तो 100 ही रहेगा। 55 कंप्लीट होने में मतलब 80, 55% कंप्लीट हो गया तो 50 ही बचेंगे ना, 50 ही बचेंगे, श्योर है। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से K इक्वल टू वो होता है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, बचाइए देखो यहाँ से क्या करना है आपको
टी को इधर लेके आ जाओ, टी इधर लेके आ जाओ, के को यहाँ लेके आ जाओ, तो उल्टा कर देते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से टी इक्वल टू जो हमसे पूछ रहा है क्या लिखेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नोट अपॉन ए टी, जो फॉर्मूला होता है ना। तो टी का वैल्यू क्या रख दिया यहाँ से, टी तो हमें निकालना है, टी 50% निकालना हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा 2.303, के का वैल्यू 4.3 इंटू 10⁻⁻² आएगा, इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 से 2 कट गया, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁻², और log 2 का वैल्यू 0.3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा तुम्हें 16 मिनट। इसको सॉल्व कर लेना, t का वैल्यू 16 मिनट्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व कर लोगे कि नहीं सॉल्व कर पाओगे बताओ? सॉल्व कर लोगे ना, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा फास्ट मैंने सॉल्व किया है, कुछ नहीं है। पहले हमने क्या किया, यहाँ से के टी सब कुछ दिया हुआ था, टी दिया हुआ था सब कुछ, तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया। जब के का वैल्यू निकल गया, तो उसके बाद टी का वैल्यू निकाल लिया हमने, बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, गिवन बिलो बायोमोलिकुलर, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री में तो कुछ है ही नहीं, क्या दिया हुआ है 2HI, किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 + I2 में। तो एलिमेंट्री का रेट लिख दो, क्या होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका पावर। तो बताओ ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, जो पावर में आता है मतलब 2, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। बहुत ईजी है ना, एलिमेंट्री में तो कुछ है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेट सी वाला पार्ट, रेट लॉ कैन बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन को हमने अभी भी तो बताया था इसी वीडियो लेक्चर में, इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ये तो कर ही लोगे, तो सी का सी हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया 293 से 313, अगर इस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। चलिए इसको मैं बताता हूं आपको। देखिए टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 293 से कितना जा रहा है 313 पे जा रहा है, केल्विन पे है ना, 293 से 313 पे जा रहा है। तो एक बात समझिए, आपको पता है ना कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 10 डिग्री बढ़ा दिया गया, 293 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 313। तो अगर ये मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, डबल हो जाएगा, हो गया डबल। फिर 303 से कहाँ चला गया, 10 डिग्री ऐड कर दिया गया, 10 डिग्री सेल्सियस, तो 313 या 3 केल्विन में ले लिया तो 313 केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 4 हो जाएगा। ये 1 का डबल और 2 का डबल, ये करते रहना। फिर अगर 10 डिग्री बढ़ा दे तो 4 का डबल, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से करते रहा। इसमें भी कितना ऐड करने जा रहे हैं हम, 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन, 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो बताओ तो कितना का चेंज आया, पहले क्या था 1, अभी हो गया 4। तुम ले लोगे कुछ भी ले लो, मान लो यहाँ 10 ले लिया तो ये हो जाएगा 20, इसका डबल क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये आगे मूव करता रहेगा। तो अब समझिए 1 का कितना हो गया 4, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ, मतलब रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पी, क्योंकि वो आपका गैस स्टेट में है तो प्रेशर ही लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं लेते, प्रेशर लेते हैं। किसका, CH3O CH3 का। ठीक है, ये इसका प्रेशर दिया हुआ है और पावर कितना दिया हुआ है 3/2। ये बात समझ में आया, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताओ रेट, अगर आप बार में लोगे, यहाँ पर पढ़ लेना, ये आपको क्या दिया हुआ है, बार में पूछ रहा है, बार और मिनट में पूछ रहा है। तो बार मिनट में रेट में क्या आएगा, यहाँ पर बार पर मिनट आएगा, बार पर मिनट आ जाएगा, रेट आ जाएगा ना। आर ये आर का यूनिट हो गया, आर का यूनिट हो गया। मोल पर लीटर नहीं होगा, यहाँ पर बार पर मिनट होगा। क्यों, क्योंकि ये बार और पर मिनट में आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ आर, ये क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ आर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए
अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं, हमें पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालिए। किसका निकालिए? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब के निकालना है। क्या निकालना है? के। तो यहाँ से के निकालो तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, क्या लिखेंगे? रेट अपॉन पी ऑफ किसका? CH3O CH3, ठीक है। और इसका पावर कितना हो जाएगा? 3/2, ये लिखोगे ना जी। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये सारा टर्म इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हो जाएगा ना। तो चलिए बताइए तो के इक्वल टू, जो हमसे पूछ रहा है, रेट का यूनिट क्या निकाला आपने? रेट क्या निकाला अभी तो निकाला आपने बार पर मिनट, बार पर मिनट। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये आपको प्रेशर लेना है। कितना प्रेशर लेना है? तो ये भी किस में लेंगे हम? किस में लेंगे? प्रेशर किस में होता है? बार में तो होता है। क्या लेंगे यहाँ पर? बार, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अरे प्रेशर P मतलब प्रेशर है किसका? ये इथर का प्रेशर है। तो प्रेशर किस में लोगे? बार में तो लोगे, और पावर 3/2 है तो लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो बताइए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देख लो तो क्या बनेगा यहाँ से? K इज इक्वल टू ऊपर वाला टर्म को पहले लिखिए, क्या लिखेंगे? बार, एक सेकेंड, बार पर मिनट इनटू, अब ये जो बार ऊपर लेके चलो इसको पूरे को, ये तो बार आएगा ही आएगा, लेकिन जो पावर है वो माइनस में चला जाएगा, -3/2। क्लियर हो गया? अब आप चेक कीजिए, ये भी बार है जिसका पावर 1 है, और ये भी बार है जिसका पावर -1/2 है। तो दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि बेस सेम है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? बार 1 प्लस -3/2 जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर मिनट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा K इक्वल टू इसको सॉल्व करना है, इसको तो यह आ जाएगा बार, ठीक है, बार आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -1/2, ठीक है, और पर मिनट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन K का यही यूनिट बनेगा। तो किस में है आपका? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चा हमने ये 19 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, और वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, 50 मिनट चला गया, तो हम यहीं पे अभी ड्रॉप करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है, आप खुद भी कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।